आज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब और सुभाष घई के रिश्तों के बारे में एक बार फिर से। और सुभाष घई शत्रुघ्न सिन्हा से सीनियर हैं और ये FTII के दिनों की बात थी जब उन दोनों का आपस में मिलन हुआ। और उस समय शत्रुघ्न सिन्हा का जो एक्सेंट हुआ करता था वो पूरी तरह से बिहारी एक्सेंट हुआ करता था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस एक्सेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया और आप देखेंगे कि उनका जो बाद में डायलॉग डिलीवरी था वो कितना शानदार था, कितना क्लियर था, कितना लगता ही नहीं है कि वो कभी बिहारी एक्सेंट से भी बात करते होंगे। और इतना ज़्यादा फास्ट डायलॉग डिलीवरी, मतलब फास्ट से मतलब उनका जो लर्निंग पावर है बहुत गजब का है, बहुत गजब का। वो स्क्रिप्ट को अपने साथ कभी रखते नहीं है। स्क्रिप्ट आती है उनके सामने, पहले से होती नहीं है, आती है, देखते हैं उसको, एक नज़र भर करके देखते हैं और उसी को बोल देते हैं। और डबिंग के समय भी उनका यही आलम होता है। शायद आपको ये जानकर ताज्जुब हो कि शत्रुघ्न सिन्हा से पहले सुभाष घई साहब अपना करियर स्टार्ट कर चुके थे एज बीइंग एन एक्टर। तब उन्हें ये डिसाइड नहीं किया था उन्होंने कि वो एक्टिंग करेंगे या डायरेक्शन को संभालेंगे। बाद में हम उनको डायरेक्शन से जान पाए जब उन्होंने फिल्म कालीचरण विश्वनाथ के बाद में जब उन्होंने फिल्मों की झड़ियां लगा दी और एक के बाद एक सारी फिल्में सुपर हिट। एक फिल्म आई थी दो यार, जिसमें दो अलग अलग पेयर्स थे, जिसमें एक पेयर सुभाष घई साहब का भी था। कालीचरण एक बहुत बड़ा एक ब्रेक था सुभाष घई के करियर में, जिन्होंने उनको एक डायरेक्टर की तरह से पूरी तरह से स्थापित कर दिया और वो एक्टिंग से तुरंत डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो गए। और ये जो उनकी जो टेरिटरी थी ये कंटिन्यू रही बहुत साल तक, और आज तक भी हम सुभाष घई को फिल्में बनाते हुए देखते हैं, ना कि फिल्मों में अभिनीत करते हुए। हालांकि यह चीज आपने जरूर देखी होगी कि हर फिल्म में उनका कोई ना कोई एक शॉट ऐसा होता है, किसी ना किसी गाने में सुभाष घई अपनी अपीयरेंस जरूर देते हैं। चाहे तो वो फिल्म खलनायक हो, चाहे हीरो हो, कोई भी फिल्म हो, उसमें वो एक छोटे से जगह पर जरूर से आएंगे। यहाँ ये मालूम चलता है कि सुभाष घई एक्चुअली एक्टिंग को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं और वो एज बीइंग एक्टर ही अपने आप को लॉन्च करने के लिए आए थे। अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो कालीचरण जो फिल्म बनाई सुभाष घई साहब ने, उसमें जो पहली पसंद थे वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब नहीं थे। हालांकि ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हमेशा, आज तक भी हैं, और इनके दोस्ती से ज्यादा इनके पारिवारिक रिश्ते रहे। मैं अपने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब की जो वाइफ है पूनम, वो सुभाष घई को अपना भाई मानती है। और भाई मानती नहीं है, बल्कि उनमें जो परंपराएं हैं राखी वगैरह को लेकर के या भैया दूज को, तो सुभाष घई बाकायदा पूनम सिन्हा के पास जाते हैं और राखी वगैरह बंधवाते हैं और सारी रस्मों को पूरा करते हैं। लेकिन कालीचरण के समय में बहुत अच्छे दोस्त थे ये लोग, लेकिन उसके बावजूद भी सुभाष घई ने इस फिल्म को शत्रुघ्न से पहले किन किन लोगों को ऑफर किया था आइए ये जानते हैं, लेकिन सभी ने इसके लिए मना कर दिया था। इनमें सबसे पहले नाम था सुनील दत्त साहब का। सुनील दत्त साहब ने पहले मना किया इसको करने के लिए। बाद में फिरोज खान साहब के पास में ये फिल्म का ऑफर गया सुभाष घई की तरफ से, फिरोज खान साहब ने भी मना कर दिया। और संजीव कुमार साहब के पास में भी इसका ऑफर गया था, लेकिन वहां भी इनके हाथ में सिर्फ रिजेक्शन ही लगा कि भाई कोई भी इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं था। और यहां तक भी बात हो गई थी कि कालीचरण फिल्म को बनाने का आइडिया ही ड्रॉप किया जाने वाला था। उसके पीछे कारण यही था कि सुभाष घई पहली बार कैमरे को संभाल रहे थे, मतलब डायरेक्शन को संभाल रहे थे, और कोई भी जो स्थापित कलाकार है वो इस तरह से किसी भी न्यू कमर के साथ में आने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा ही। और ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए, ये सभी लोग स्थापित कलाकार थे कहीं ना कहीं अपनी जगह पर। ये फिल्म उसके बाद में सुभाष घई के मार्फत शत्रुघ्न सिन्हा साहब की झोली में आ गिरी। और इसका भी एक अलग ही एक किस्सा है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने इस फिल्म के अंत में नंबर 17, आप भी देखना कहीं लिखा हुआ है ना, उसका जिक्र है, कहीं ना कहीं रेफरेंस में नंबर 17 आता है।
लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा ने नंबर 17 को जब लिख करके देखा कॉपी में कहीं नंबर 17 और उसको उल्टा किया शीशे में, तो वो लिखा हुआ आया लायन, LION। तो ये जो आइडिया था ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब को अच्छा लगा, नंबर 17 NO17। तो इसको जब उल्टा करके उन्होंने देखा तो ये लगा लायन। तो ये चीज शत्रुघ्न सिन्हा को बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक होता है ना कि लोग इत्तेफाक समझते हैं कि भाई इसको करने से मेरी जो इमेज है वो लायन जैसी हो जाएगी। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने इस तरह से इस फिल्म को अपने लिए एक लकी फैक्टर, एक लकी चार्म समझ करके इस फिल्म को करने की जिद पकड़ ली। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो सुभाष घई थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इस फिल्म को जो प्रोड्यूस किया था वो NN सिप्पी साहब ने प्रोड्यूस किया था उसको। तो NN सिप्पी ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात की अलग ले जा करके और उनको पूछा, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को, कि तुम्हें इस फिल्म से कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? इस फिल्म का सब्जेक्ट तुम्हें मुनासिब लग रहा है, अच्छा लग रहा है? तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपको इस फिल्म से, है ना? लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर सुभाष घई ही इस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं तो ये फिल्म के लिए मैं पैसा दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। ये बात हुई थी, लेकिन इस चीज के लिए शत्रुघ्न सिन्हा पहले से ही तैयार थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके भी दोस्त हैं सुभाष घई साहब, उनको किसी न किसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट में जो चाहिए होता है, डेब्यू, वो मिल जाए। तो इसलिए सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा साहब इस तरह से इस फिल्म में पहली बार एक साथ आए। शुरू की जो कुछ रीलें बनाई सुभाष घई ने, उन करीब 10 रील्स के ऊपर प्रोड्यूसर यानी NN सिप्पी साहब की बहुत गजब की नजर थी। वो एक एक चीज को देख रहे थे और फिल्म को जो शूट किया था वो बहुत ही स्मॉल स्केल पर शूट किया था, वहां पर कोई ज्यादा पैसे नहीं लगाए थे। और वो जो सीन था वो हॉस्पिटल का जो बेड था उसका सीन है, जो कि अकेला एक हॉस्पिटल में जो बेड रखा हुआ है और वहां पर, और वो नंबर 17 से इत्तेफाक रखता है ना? वो आपने उस फिल्म में देखा होगा। हालांकि सुभाष घई साहब रीना रॉय से किसी भी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते थे और वो उनसे किसी भी तरह से इम्प्रेस्ड नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग हुई और जैसे जैसे दोनों के बीच बातचीत हुई तो रीना रॉय और सुभाष घई, मतलब सुभाष घई रीना रॉय को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते थे हर बात में और बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। रीना रॉय भी पुराने दिनों को याद करते हुए बताती हैं फिल्म के बारे में कि उन्हें बहुत मजा आया था इस फिल्म को करने में। और उससे भी पहले रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक फिल्म में पहले ही आ चुके थे। 1972 में एक फिल्म बनी थी मिलाप, तो वहां पर उन दोनों के बीच में, दोनों यंग थे और उनमें आपस में कुछ झगड़े वगैरह भी हो जाया करते थे दोनों के बीच में। तो शुरू में तो कुछ ऐसा था कि लगा ही नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय कभी भविष्य में किसी और फिल्म में भी आ पाएंगे। मतलब मिलाप के बाद में कुछ उनकी ट्यूनिंग ऐसी रही, खराब सी हो गई। लेकिन डिसाइड हुआ, फिर से एक संजोग बनने वाला था और वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा साहब के मकान पर यानी उनके फ्लैट में ही ये लोग बैठा करते थे, बैठकें हुआ करती थी इस फिल्म से पहले। कौन लोग थे ये थे NN सिप्पी फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई, रीना रॉय, खुद रीना रॉय की मदर और उनकी जो बहन बरखा रॉय, जिन्होंने बाद में कई फिल्में बनाई जैसे सनम तेरी कसम, करिश्मा इत्यादि। तो ये लोग शत्रुघ्न सिन्हा साहब का जो फ्लैट था बैंड स्टैंड पर, वहां पर बैठा करते थे और ये शत्रुघ्न सिन्हा को ही मनाते थे कि भाई आप इस फिल्म में काम करोगे तो प्लीज रीना रॉय को अपनी साथ, मतलब कास्ट, एक अपोजिट जो हीरोइन चाहिए ना, उसके लिए रीना रॉय को ही सभी लोग रिकमेंड किया करते थे। हालांकि फिल्म की शूटिंग के वक्त NN सिप्पी को बहुत ज्यादा डर भी था, आतंकित भी थे वो बहुत ज्यादा कि क्या ये मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा क्या। और शूटिंग के समय आपको मालूम होगा कि क्या होता था, क्या चीज कि भाई पहली बार सारी चीजें हो रही हैं, कुछ एक नई टीम बन रही है, तो उसमें कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो पुराने कलाकारों को लिया जाता है, या कुछ होता है ना कि लोग इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, या तो पहली फिल्म में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे लोग। लेकिन इस फिल्म के साथ में ऐसा नहीं था। इस फिल्म की हालांकि शूटिंग शुरू कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद में मतलब पूरा का पूरा जो क्रेडिट था ना वो सुभाष घई को जाता है इस फिल्म को एक कम समय में
निपटाने में और फिल्म को आराम से मतलब पूरा करने में सारा जो क्रेडिट है वो सुभाष घई को दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पूरा समय होता था वो सुबह से ही लग जाते थे, करीब 9 बजे से शिफ्ट शुरू होती थी। लेकिन आप समझते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब अक्सर यानी वो सेट पर लेट आते थे, लेकिन उसके पीछे वजह मैंने आपको बताई कि लेट आना ही वजह नहीं होती थी कि कोई इंटेंशनली लेट आते थे। उनकी ये आदत थी, तो सेट को उसी हिसाब से लगाया जाता था। तो जब पहली बार जब पहले दिन की शूटिंग में 9 बजे से शिफ्ट को शुरू होना था, तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब आते हैं 11:30 बजे सुबह, और प्रेमनाथ साहब तो करीब शाम को 6 बजे आते हैं, क्योंकि वो पूरी रात भर कोई फिल्म का प्रीमियर था, तो वहां पर प्रीमियर में पार्टीज वगैरह जो चलती हैं तो वो पूरा सुबह तक ही चलती हैं वो सारी फिल्में, और वो अपनी पूरी साधु मंडली को लेकर के करीब शाम को 6 बजे तक फिल्म के सेट पर पहुंचते हैं। ये पहले दिन की बात है साहब, किस फिल्म की? कालीचरण फिल्म की बात। तो इस तरह से एनएनसीपी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि यार ये तो आज का दिन तो पूरा का पूरा चला गया, लेकिन सुभाष घई ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया और उस दिन को ज़ाया नहीं होने दिया। जो उनके सिनेमाटोग्राफर थे के महाजन, वो अपना पूरी तरह से मुस्तैद थे, और के महाजन और सुभाष घई ने मिलकर के जो छोटे छोटे शॉट्स थे जो अदर आर्टिस्ट के थे, दूसरे जो छोटे मोटे आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ में फिल्म के जो यूजफुल शॉट्स होते हैं जो कि सब प्लॉट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको लेकर के पूरा दिन शूटिंग किया, और इस तरह से पूरा दिन को शूटिंग मतलब खराब होने से बचाया, और पूरा दिन को इस तरह से यूटिलाइज किया कि उसकी तारीफ एनएनसीपी अपने कई इंटरव्यूज में, कई साक्षात्कार में उन्होंने इस तरह से की। और जब एक बार कालीचरण फिल्म के जरिए ये सारे लोगों के सामने लाइमलाइट में अचानक से आए, वो फिल्म अच्छी खासी चली, और उसके बाद में एक दूसरी फिल्म की भी घोषणा फटाफट की गई और उसका नाम था विश्वनाथ। और विश्वनाथ फिल्म में भी सुभाष घई ही डायरेक्टर थे, और साथ में पवन कुमार कौन, जो कि सुभाष घई शत्रुघ्न सिन्हा साहब के सेक्रेटरी हुआ करते थे, और साथ में अमिताभ बच्चन साहब के भी मतलब सेक्रेटरी, दोनों के एक ही समय में कौन रहते थे? पवन कुमार साहब। तो इस फिल्म में जो पैसा लगा था वो लगा था शत्रुघ्न सिन्हा का और पवन कुमार साहब का। तो अब देखिए, लेकिन इस फिल्म में जो पार्टनरशिप थी ना, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गई। इस फिल्म का जो बजट था वो थोड़ा सा ज्यादा चला गया जितना इन्होंने एस्टिमेट किया था। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म विश्वनाथ के लिए, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर जब थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाता है, तो कालीचरण के बाद में सुभाष घई साहब थोड़े एस्टेब्लिश हो गए, तो वहां उन्हें पुरानी फिल्म से थोड़ा सा अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका मिला। तो वहां पर उन्होंने जो कहानी में कुछ चेंजेस किए, और जब कोई व्यक्ति कहानी में चेंजेस करता है या किसी भी तरह से कोई एक चीज जो सेट हो जाती है उसमें कुछ बदलाव, तो वहां पर जो फिल्म का बजट होता है ना, उसमें भी चेंज आता है और वो बजट बढ़ जाता है। तो इस वजह से विश्वनाथ फिल्म का बजट बढ़ गया था। और ये बताते हैं कि सुभाष घई जो है ना, वो अपनी फिल्म के दौरान, बनने के दौरान जो सेट पर रहते हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर रहते हैं। वो अक्सर जो टेक्नीशियंस से जो बात करते हैं वो थोड़ा सा गालियों के साथ में बात करते हैं, बताते हैं, थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, गालियां वगैरह देते हैं हिंदी में जो भी। तो इस तरह की जो बातें होती है ना, वो टेक्नीशियंस को वो दिया करते हैं, है ना। तो लेकिन इस चीज का वो बहुत ज्यादा ध्यान भी रखते हैं कि वो ये चीज किसी कलाकार के साथ नहीं करते, और कभी भी उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को इस तरह से बात नहीं की, और उन्होंने कभी शत्रुघ्न सिन्हा साहब को कभी नखरे भी नहीं दिखाए, कभी कुछ इस तरह की चीज नहीं की उन्होंने। जो फिल्म आई थी गौतम गोविंदा, इसके बाद में आने वाली थी गौतम गोविंदा, जो तीसरी फिल्म लगातार शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई ने एक साथ बनाई थी, डायरेक्टेड बाय सुभाष घई एंड एक्टेड बाय शत्रुघ्न सिन्हा। हालांकि गौतम गोविंदा में उनके साथ में शशि कपूर साहब भी थे, लेकिन फिल्म जो थी ना बहुत अच्छी थी। और इस तरह से मतलब फिल्में जो बनती थी ना, वो फिल्म में पूरा एक असर दिखाई देता था कि भाई इस फिल्म को सुभाष घई साहब ने बनाया है। सुभाष घई साहब जब अक्सर फिल्म की शूटिंग के दौरान गुस्सा होते थे तो कई लोगों पर अपनी गुस्सा निकालते थे, लेकिन प्राण साहब
के सामने वो बिल्कुल शांत रहते थे। रीना रॉय जब उनकी फिल्मों का हिस्सा थी तो वो रीना रॉय पर भी कई बार भड़के भी, बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की स्थितियां पैदा हुई। लेकिन उनके पीछे जो भड़काव की जो वजह थी वो ये थी कि भाई फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से सब लोग काम करें ताकि फिल्म का फायदा, फिल्म के हिट होने का फायदा सभी कलाकारों को बराबर रूप से मिल सके। और यही हुआ कि सुभाष घई ने कई लोगों को, यानी मैं क्या कहता हूं कि जिनको भी उन्होंने अपने बैनर में लिया, खास तौर पर एक्ट्रेसेस को, उनकी लाइफ सुभाष घई की वजह से ही बन गई। और लोग बाग तड़पते थे सुभाष घई के लिए कि भाई सुभाष घई अपनी एक फिल्म में, किसी भी फिल्म में चांस दे दे। बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने सुभाष घई के छत्रोछाया में रह करके अपने खुद को बहुत आगे लेकर के गए। आप कहाँ भूल जाते हैं, जैसे माधुरी दीक्षित को ही अगर हम लेते हैं या मीनाक्षी शेषाद्री जी को हम लेते हैं, तो आप देखिए मीनाक्षी शेषाद्री की कई फिल्में जो सुभाष घई के साथ में आई। माधुरी दीक्षित भी फिल्म का हिस्सा रही, जैसे खलनायक उनकी फिल्म थी। राम लखन आप देखिए, राम लखन और खलनायक को कौन भूल सकता है। और उसी तरह से मैंने नाम लिया मीनाक्षी शेषाद्री जी का, आप देखिए हीरो को कौन भूल सकता है, मेरी जंग को कौन भूल सकता है। तो अब देखिए सुभाष घई ने जिसको भी लिया, अब एम से उन्होंने कई फिल्म, मतलब उनकी जितनी भी एक्ट्रेसेस होती थी सबके नाम वो एम से रखते थे, चाहे वो महिमा चौधरी हो, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, चाहे वो मनीषा कोइराला हो सौदागर में आप देखिए, चाहे वो कोई भी हो एक्ट्रेस। हालांकि ये जो समय था कालीचरण विश्वनाथ, उस समय तक नाम को बदलने की परंपरा मुक्ता आर्ट्स के तले नहीं थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी फिल्म में लिया लोगों को तो वो ज्यादातर एम नाम से ही लिया करते थे। आप देखिए लेकिन कर्ज जो उन्होंने बनाई वो टीना मुनीम के साथ थी, तो उनका कोई भी नाम परिवर्तित नहीं किया। लेकिन उसके बाद में जितनी भी फिल्में या बनाई उन्होंने, या तो एक्ट्रेसेस बोली जिनके नाम एम से शुरू होते थे, या कुछ एक्ट्रेसेस जिनके नाम एम से शुरू नहीं होते थे लेकिन उनके नाम चेंज कराते थे, किया जाता था। जैसे कि महिमा चौधरी का वास्तविक नाम ऋतु चौधरी था, जो कि मॉडलिंग जगत से आई थी, लेकिन उन्होंने उनका नाम बदल करके महिमा चौधरी रख दिया। वेल, शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई साहब के रिश्ते इतने बढ़िया रहे हैं कि किसी खास दोस्त की हम बात करें तो दोस्त तो ये है ही नहीं, दोस्त से कहीं ज्यादा भाई, और इतने ज्यादा भाई कि कई बार ये एक दूसरे पर हाथ भी छोड़ देते थे, मतलब थप्पड़ भी मार देते थे। इतना ज्यादा इनकी होता है ना कि वास्तव में दोस्त और भाई कौन होता है, जो आप पर गुस्सा आने पर थप्पड़ भी मार दे, गलती पर थप्पड़ मार दे, लेकिन उसके बाद में फिर वही नॉर्मल, वही चीज। और ये चीज जो थी ना, ये मैंने आपको बताया था जब पूनम के साथ में जब शादी हुई शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, तो उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी सुभाष घई जी ने। अगर सुभाष घई साहब इनके बीच में नहीं होते तो शायद शत्रुघ्न सिन्हा साहब पूनम से शादी नहीं करते, या ऐसे शादी नहीं होती, मतलब बोलते ना कि नियत वक्त पर शादी नहीं होती। और ये भी चांसेस बहुत ज्यादा थे कि रीना रॉय के साथ में ही इनकी शादी हो गई होती, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि जब शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के कार्ड्स वगैरह बट रहे थे, पूरी फैमिली जब इस चीज को कर रही थी, तो वहां उस समय पर शत्रुघ्न सिन्हा साहब लंदन में स्टेज शो दे रहे थे रीना रॉय के साथ में। कल्याण जी आनंद जी की एक पूरे ट्रूप का वो हिस्सा हुआ करते थे, और वहां पर कल्याण जी भाई ने उनकी शादी को अनाउंस किया पब्लिकली, और उस पर रीना रॉय भी काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि भाई अलग रहने का मतलब क्या होता है। उस समय तो उन्होंने पब्लिक के बीच में तालियां वगैरह खूब बजाई। लेकिन सुभाष घई ने हमेशा पूनम यानी शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ के लिए हमेशा एक भाई की भूमिका निभाई, और वो हर बार, हर साल से, यानी 60s के समय से लेकर के आज तक भी वो पूनम के लिए भाई बने हुए। और चाहे वो कहीं पर भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन वो पूनम के पास आकर के राखी को जरूर बंधवाते हैं। और ये उनका रिश्ता जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1980 से, जब पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा के रोमांस की खबरें जब चारों तरफ फैल गई थी और उनकी शादी वगैरह को लेकर के कवायद थी। और इस समय मतलब एक ट्रिनिटी यानी त्रिकोण बना हुआ था। ये वो समय था जब एक उस तरह का एक ट्रायंगल बना हुआ था तीनों के बीच में, शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम और
रीना रॉय के बीच में। वहां पर सुभाष घई ने जो भूमिका थी ना, जो सीता माता के लिए जो हनुमान जी ने जो एक एक मतलब भूमिका निभाई थी ना, वही भूमिका सुभाष घई ने पूनम के लिए निभाई। हालांकि सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी भी इस चीज को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया कि वो दोनों आपस में कितने खास भाई हैं और उनकी दोस्ती है, और आप उनको कभी इतना टाइट हक करते हुए नहीं देखोगे सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा को। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुभाष घई के साथ में जो पूनम सिन्हा का जो जो एक राखी वाला जो मतलब एक बंधन है, वास्तव में लगता है कि बहुत ही होता ना कि न जाने कितने जन्मों से वो बहन भाई रहे हैं, वो इस तरह का एक आलम है। और कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा ने इस रिश्ते पर कभी रोक टोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की। होते ना लोग बाग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं इस तरह से, लेकिन उनको मालूम है कि वो वास्तव में क्या है। एक बार इसी तरह से किसी बात को लेकर के एक आउटडोर शूटिंग चली थी नासिक में। वहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से उलझ गए, शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई, और दोनों में मतलब एक दूसरे पर हाथ छोड़ दिए थे। यानी सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक थप्पड़ मार दिया, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पलट करके सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया। लेकिन ये मैंने आपको क्या बताया कि इनके बीच में जो कुछ था वो एकदम खुला हुआ था, मन में कोई मैल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि किसी रंजिश के तहत कोई बात है। आपसी जो व्यवहार होता है ना, उसके तहत अगर आप किसी को कुछ थप्पड़ मार देते हो या आप किसी से कुछ कह देते हो, लेकिन सामने वाले की भलाई के लिए, तो ये कुछ इस तरह का इनके बीच में रिश्ता रहा, जो कि खासम खास जो लोगों में होता है ना, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता, या मेरे ख्याल में ऐसे रिश्ते कभी भी देखने को नहीं मिलते थे। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके साथ में इस तरह से रिश्ते पेश आते हैं। अब देखिए, जब विधाता फिल्म बनने वाली थी, और इसको भी डायरेक्ट किया था शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने, वो सॉरी सुभाष घई साहब ने, लेकिन इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को लेने की बात हुई थी। आप ये समझिए, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था आपके गुलशन राय साहब ने, और गुलशन राय साहब का जो फिल्में बनाने का जो तरीका होता था, वो बहुत बिग कैनवास की फिल्में बनाते थे, बहुत बिग बजट की फिल्में होती थी, और बिग टिकट डायरेक्टर थे उस समय सुभाष घई। तो लेकिन किसने नाम रिकमेंड किया? सुभाष घई ने नाम रिकमेंड नहीं किया, बल्कि गुलशन राय ने सुभाष घई को कहा कि भाई इस फिल्म में आप शत्रुघ्न सिन्हा को ले लो। यह चीज सुभाष घई को बोलनी चाहिए थी गुलशन राय को, जबकि गुलशन राय ने कहा कि इस फिल्म में मतलब हमको शत्रुघ्न सिन्हा को लेना है। लेकिन सुभाष घई ने क्या कहा? सुभाष घई ने कहा कि भाई देख लो, अपने रिस्क पर ले लो, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सुभाष घई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मेरा भाई है, भाई से ज्यादा है। ये फिल्म आपकी समय पर पूरी अगर आपको करवानी हो तो आप ऐसा रिस्क मत लो, अगर डिले करवानी हो तो आप ऐसा रिस्क ले लो। अब वहां पर गुलशन राय ने यह बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, तुम अच्छे तरीके से जानते हो, अगर उनको लेने से अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोशिश करता हूं इस बात को कि वो फिल्म को कर लें। यानी पूरी कोशिश थी कि विधाता फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा साहब 100% इस फिल्म को करेंगे। और इस चीज के लिए आप देखिए, गुलशन राय ने पूरा अपना जोर लगा दिया, लेकिन सुभाष घई साहब अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस चीज के विरोध में ही कहा कि नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म में मत लो। क्यों? क्योंकि कल को अगर पैसे को लेकर के कोई बात आती है, या मान लीजिए फिल्म ओवर बजट हो जाती है, शत्रुघ्न सिन्हा क्योंकि लेट आते हैं फिल्मों, तो पूरी चीज क्या है, फिल्म के बजट को खराब करेगी, बिजनेस को खराब करेगी। तो आप समझिए कि दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी शानदार है कि अगर और कोई व्यक्ति रहा होता सुभाष घई के स्थान पर या उधर शत्रुघ्न सिन्हा के स्थान पर, तो इस तरह से डील करने पर ही बीच का जो रिश्ता था ना वो खत्म हो जाता। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बहुत गहराई से समझा हुआ है, इसीलिए वो समझते हैं। और ये कमर्शियल वर्ल्ड है, देखिए फैमिली की दुनिया अलग होती है और एक कमर्शियल वर्ल्ड अलग होता है। अगर हम रिश्तों को आपस में मिलाए नहीं तो हमारे रिश्ते जिंदगी में बहुत अच्छे चलते हैं।
और आप समझिए जब ये विधाता वाला जो सीन था ना, जब 1982-83, तो वहां पर वो सीन था 1982-83 का, जहां पर अमिताभ बच्चन के साथ में भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब का क्लैश हो गया था। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद उन फिल्मों के ऑफर्स अपने सामने से हटा रहे थे जिस किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन उनके साथ में थे। कुछ फिल्म्स के उन्होंने अमाउंट ले लिए थे, जिनके साइनिंग अमाउंट भी वो शत्रुघ्न सिन्हा वापस कर रहे थे। ऐसी कोई भी फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाले थे, किसी भी ऐसी फिल्म को शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने करने से मना कर दिया था। और इस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा साहब उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस पर भी आ चुके थे। यानी आप देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के पास में 1980-81 तक बहुत ज्यादा फिल्में थी, लेकिन उसके बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों का चयन बिल्कुल अलग अंदाज में किया। और वो वहां पर सोलो हीरो नहीं आते थे कभी भी, अलग अलग तरह की फिल्मों में उन्होंने काम किया। कई फिल्मों को बी और सी ग्रेड की फिल्में भी माना गया, उनमें भी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी भूमिका दी। यानी उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो किसी भी तरह का कोई स्कैंडल नहीं चाहते थे। वो सोचते थे भाई कि ठीक है, जिसमें सामने वाला खुश है, जिसमें एक रिश्ता सही चल सकता है दो लोगों के बीच में, उस तरीके से चलने दिया जाए। और वही समय था जब विधाता फिल्म का प्रपोजल शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास में आने वाला था, लेकिन वो चीज आई नहीं और सुभाष घई ने खुद ने ही इस चीज को मना कर दिया था। हालांकि ये बताया जाता है कि कुछ समय तक शत्रुघ्न सिन्हा को इस चीज से नाराजगी रही थी, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो कि नाराजगी को सिर्फ शब्दों तक रखते हैं, बातों तक रखते हैं, उन्हें अपने कर्मों में नहीं उतारते। कोई और व्यक्ति होता तो ऊपर से अपनी नाराजगी को जाहिर नहीं करता, लेकिन अंदर से फिर वो रिश्ते खत्म कर देता या अंदर से वो दिक्कतें करता बहुत ज्यादा। जैसे आपने अक्सर लोगों को देखा है कि वो अंदर से मारते हैं, आपको नीचे की मार मारते हैं, ऊपर से बढ़िया बने रहते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो बोलते हैं सिर्फ शब्दों से बोलते हैं। उनके शब्दों में कई बार कड़वाहट हो सकती है, लेकिन जब वो किसी के लिए करते हैं तो अच्छा करते हैं, कभी भी खराब चीज नहीं करते। तो ऐसा कुछ रहा शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई साहब के बारे में। और सुभाष घई ने ही इन सारी फिल्मों का खुलासा अपने इंटरव्यू में और अपने कई जो इनके इंटरव्यू होते हैं पत्र पत्रिकाओं में, उनमें उन्होंने यही और इसी तरीके से चीजों को बताया है। और आप देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई का मिलन फिर किसी भी फिल्म में नहीं हो पाया। आप देखिए, ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, वो बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं, यानी उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वहां आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती सुभाष घई से इसलिए रही क्योंकि उन्हें उनसे किसी तरह का कोई मतलब था कि वो उन्हें अपनी फिल्मों में ले लेते, या उधर सुभाष घई को शत्रुघ्न सिन्हा से कोई मतलब इसलिए नहीं रहा कि मतलब होता है ना कि कहां देखिए उनकी आपस में दोस्ती है दोनों की, लेकिन वो फिल्मों में कब आते थे? बहुत पहले आते थे, 78, 77 के बाद में कभी भी किसी फिल्म में वो दोनों आए ही नहीं एक साथ, एज बीइंग डायरेक्टर और एज बीइंग द एक्टर रिस्पेक्टिवली, वो आए ही नहीं। जहां हम ये कहते हैं कि बॉलीवुड में सिर्फ दोस्तियां होती हैं जो कि आपके बिजनेस पर टिकी होती है या काम धंधे से टिकी होती हैं, कि कोई व्यक्ति आपका जब तक दोस्त रहता है जब तक आप उसके काम में आते हैं किसी भी तरीके से, एज बीइंग द डायरेक्टर, एज बीइंग द एक्टर। अब देखिए, जहां तक बात सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, उन्होंने तो कितने सालों से फिल्म नहीं बनाई है आपस में, है ना। लोगों को तो मालूम ही नहीं है, पुराने लोगों को मुश्किल मालूम है कि 2 या 3 फिल्में थी जो कि मैंने आपको बताई, कालीचरण, विश्वनाथ और गौतम गोविंदा। इसके बाद में कभी भी किसी फिल्म का हिस्सा ये आपस में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो भाई बंधु का जो एक जो संवाद है, जो वो रिश्ता है, वो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा रिश्ता किसी का भी नहीं है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल गलत साबित होती है कि बॉलीवुड में रिश्ते वही रखते हैं जो आपस में बिजनेस के तौर पर किसी ना किसी तरीके से मिले हुए होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम हम शत्रुघ्न सिन्हा साहब और सुभाष घई के रिश्तों को देख करके तो नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपके समक्ष आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बट चलने से पहले मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर लिखिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। कल मिलते हैं, बाय।